नमस्कार। जन आवाज़ के आज के इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो उत्तराखंड के नेता मौजूद हैं उनका परिचय मैं यह कह के दूंगा कि उत्तराखंड की राजनीति के हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री किशोर उपाध्याय। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। सर, मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि आपने एक आम कार्यकर्ता, एक आंदोलनकारी से लेके मंत्री, विधायक, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर तय किया। कैसे आपकी राजनीतिक शुरुआत हुई? ऐसे क्या लाइफ में चेंजेस आए जो आपने अपनी लाइफ का धारा प्रवाह राजनीति की ओर कर दिया? अब ये तो बहुत लंबी कहानी है। हम तो ठीठ जिसको हम कह सकते हैं, हम गांव के, और वो भी जो है गांव जो जंगल के बीच में है, जिसको हम लोग फॉरेस्ट ड्वेलर या वनवासी कह सकते हैं। हम गाँव में, हमारा टिहरी में जो गांव है उसका नाम है पाली, और उसको खास पट्टी कहा जाता है। खास पट्टी पाली में, जिला टिहरी गढ़वाल में। तो हमारे पिताजी तो बहुत, जिनको हम कह सकते हैं गांव के किसान, जो सीमांत किसान जिसको कह सकते हैं। तो गांव में रहे हमारे पिताजी ने। हम पशुपालन का काम भी करते थे, बकरी पालन का काम करते थे, हमारी खेती थी, उसमें हल चलाने का भी काम करते थे। जो गांव के घर के किसान के जो सारे काम होते हैं वो सब मैंने किए हैं। और मेरे पिताजी उस गांव के, हमारे यहाँ सिस्टम था, सयाना भी थे। तो बचपन में हमारी सारी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई, लेकिन मुझे दिल्ली जाना पड़ा। और उस समय इंदिरा जी, और उस समय 77 में कांग्रेस और इंदिरा जी बहुत बुरी तरह से चुनाव में हार गई थी। तो मेरे मन में इच्छा थी कि भाई इंदिरा जी को, क्योंकि हम जवाहरलाल जी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, सरदार पटेल जी के बारे में, जितने भी ये उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके बारे में जब पढ़ाया जाता था सरकारी स्कूल में, हमारे मन में इच्छा थी कि इंदिरा जी को मिलना चाहिए। तो जब मैं दिल्ली गया तो फिर मैं वो 12 नंबर बिलिंगटन क्रिसेंट में रहती थी, वहाँ आना जाना शुरू किया। फिर उसके बाद जो है वो हमारा जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, और उस समय क्योंकि बहुत उथल पुथल हो रही थी पार्टी में, 2 पार्टियां बन गई, तो वहाँ काम करना शुरू किया। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि फिर मुझे इंदिरा जी और राजीव जी के साथ जो है, बल्कि उनका जो संसदीय क्षेत्र है अमेठी, वहाँ काम करने का मौका मिला। बचपन से हम, जैसे हमारे यहाँ विश्वविद्यालय नहीं था, तो विश्वविद्यालय बनाओ आंदोलन में रहे, उसमें हम पर जुर्माना भी हुआ। फिर हमारे यहाँ उस समय कच्ची शराब बहुत निकल रहा। अब तो खैर पूरा उत्तराखंड जिस तरह से सरकारों ने स्थिति बना दी है शराब के मामले में, अब तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा किसी राज्य में अगर कंजम्पशन होगी तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड में है। लेकिन उस समय अगर कोई शराब का सेवन करता था तो उसको बहुत ही खराब दृष्टि से देखा जाता था। और समाज में यहाँ तक की बात थी कि लोग उस परिवार से विवाह संबंध वगैरह, उसमें लोग जो हैं वो काफ़ी संकोच लोगों को होता था। तो हमने शराबबंदी आंदोलन भी चलाया, जिस पर हमारे ऊपर 17-18 केस भी हुए। हमने सारी कच्ची शराब की जो है जितनी भट्टियाँ थी उनको तोड़ने का काम किया। फिर जब मैं इंदिरा जी और राजीव जी के साथ काम करने का मौका मिला तो अमेठी में लंबा मेरा अनुभव रहा। और ये मेरा सौभाग्य है कि उन जैसी महान जो शख्सियत हैं, और उनके माध्यम से मेरे ख्याल से उस समय का विश्व का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं होगा जिनको हमने देखा नहीं हो या उस हिसाब से बातचीत करते हुए ना देखा हो। लेकिन उसके बाद जब हमारी सरकार
राजीव जी की सरकार चली गई तो उसके बाद मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आया। उस समय भी आ सकता था मुझे। 85 में राजीव जी ने कहा कि भाई आप गौरीगंज से जो उनका चुनाव क्षेत्र था उसमें एक असेंबली सेगमेंट था, वहाँ से चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन मैं अक्ल नहीं थी, मैं ये कहूँगा, मैं उसके लिए तैयार नहीं हुआ। तो नहीं तो उसी समय में एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाता, लेकिन उसके बाद फिर मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य रहा। जो उत्तराखंड आंदोलन है, इंद्रमणि बडोनी जी स्वर्गीय श्रद्धेय हमारे, वो खुद मेरे पास आए कि आप जो है वो बात करिए, क्योंकि मेरा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे उस समय, तो उनके साथ क्योंकि अमेठी की वजह से अच्छा संबंध था, तो उनको लगा कि भाई मेरे अच्छे संबंध होंगे। तो हम विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के पास जाने वाले थे, टाइम लिया हुआ था राज्य के बारे में, लेकिन तब तक घर से निकले तो हमारी गाड़ी टूट गई, तो इसलिए गए नहीं उनसे मिलने के लिए। उसके बाद जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बारे में इंद्रमणि बडोनी जी ने मुझे कहा कि भाई अब उसमें तो कुछ नहीं हुआ, आप कुछ करिए, आपके अच्छे बड़े भाई हैं, साथी हैं राजेश पायलट जी, और वो कुछ कर सकते हैं क्योंकि उनमें किरणें हैं कुछ करने की। तो मैं फिर राजेश पायलट जी से बात की, फिर उनका पूरा जो प्रतिनिधिमंडल है उनसे मिलने के लिए गया। शायद 92 या 93 की बात है। और उसके बाद जो है उन्होंने बड़ा स्वागत किया इंद्रमणि बडोनी जी, और बल्कि आज काशी सिंह हरी जी और त्रिवेंद्र पंवार जी जो उस समय अध्यक्ष थे उत्तराखंड क्रांति दल के, वो भी साथ में थे। इंद्रमणि बडोनी जी और विपिन त्रिपाठी जी तो रहे नहीं। पहली मीटिंग में कुछ नहीं हुआ, तो फिर बडोनी जी ने मुझे कहा कि भाई अब कुछ हुआ नहीं है, दोबारा जो है वो आप बात करिए। लेकिन अब राजेश पायलट जी ने कहा कि भाई उनका एक राजनीतिक दल है और आप कांग्रेस की बात करिए जो भी करना है। लेकिन फिर भी मैंने उनको मनाया। जब दूसरी बार मिले तो बल्कि उन्होंने खाना भी खिलाया अच्छे तरीके से। और जब हम लोग जाने लगे तो उन्होंने हाथ जोड़े बडोनी जी ने, और वो बहुत बुजुर्ग आदमी थे, कि कुछ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई पूरे देश में छोटे राज्यों की मांग है और आपके यहाँ तो कुछ हो भी नहीं रहा है, आपका राजनीतिक दल है, कुछ आप करिए। तो तब जा कर के लोग जो हैं वो पौड़ी में बैठे धरने पे। लेकिन तब तक जो है वो मंडल कमीशन जो है वो लागू हो गया और वो आंदोलन जोर पकड़ गया। तो उस समय भी हमारी जो पहली मांग होती थी वो ये होती थी कि भाई हमारे जो हम उत्तराखंड के लोग हैं, हम जंगल के बीच में रहने वाले लोग हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर हैं। मेरा ही गांव है, पूरी तरह से जंगल से घिरा हुआ है, बीच में मेरा गांव है, और आप हमको जो है वो हमारा सारा का सारा जीवन जंगलों पर आधारित था, और आप हमको जो है वो हमारा जीवन आपने छीन लिया और उसकी क्षतिपूर्ति नहीं दी। तो उस समय पहली मांग हमारी उत्तराखंड के लोगों को केंद्र सरकार की सेवाओं में और राज्य सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश था उसमें, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, पहली मांग ये होती थी। दूसरी मांग राज्य की होती थी। तो उसके बाद आंदोलन जब आगे बढ़ा तो उसके बाद जो उत्तराखंड संघर्ष समिति बनी, मैं इंद्रमणि बडोनी जी और वो सब लोग उसमें संरक्षक थे। और फिर दोबारा जब हमने बनाई, क्योंकि बीच में आंदोलन शिथिल हो गया था, तो हरीश रावत जी उसके संयोजक बने, मैं उसका सह संयोजक था। और ये तो उत्तराखंड संघर्ष समिति 94 में बनी थी, जो इंद्रमणि बडोनी जी वाली थी। काशी सिंह हरी जी उसके संयोजक थे। और ये हमने फिर जो है ये बनी 98 में, जिसमें हरीश रावत जी संयोजक थे, मैं सह संयोजक था। और 2000 में राज्य बन गया। 2000 में राज्य बन गया तो मैंने और हरीश रावत जी ने, उस समय हमारा एक भी विधायक चुना हुआ नहीं था विधानसभा में जब राज्य बना। लेकिन जब सोनिया जी ने हरीश रावत जी पर विश्वास व्यक्त किया तो वर्चुअली मैं उसी में सब, भाई मैं ड्राइवर का काम भी करता था, तो मैं टाइप भी करता था, तो जो है
अगर ज़रूरत पड़ी तो कोई दोस्त आ गया तो उसको पानी भी पिला देता था। तो इस तरह से, भले मैं महामंत्री था, तो हमने इस तरह से यहाँ कांग्रेस की शुरुआत की और सब लोगों ने मिल करके उत्तराखंड आंदोलन में जो हमारा एक योगदान तो नहीं कह सकते, सेवा भाव से जो हम शामिल हुए, तो जब यहाँ हरीश रावत जी अध्यक्ष बने तो उसका लाभ मिला हमको। नहीं तो उत्तराखंड राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, यहाँ भी और केंद्र में भी उनकी सरकार थी, फिर भी हमने 2002 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जिसमें मैं भी विधायक था, मंत्री भी बना। और इस तरह से जो है वो टिहरी की जनता ने आशीर्वाद दिया, तो 2 बार मैं वहाँ से विधायक भी रहा। सोनिया जी और राहुल जी, प्रियंका जी की कृपा से जो है मैं अध्यक्ष भी रहा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। और उस समय संगठन, आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई कमज़ोर है, लेकिन उस समय संगठन इतना मजबूत था कि जब प्रधानमंत्री जी और जो भाजपा के अध्यक्ष थे, जब वो सरकार का कत्ल करना चाहते थे, कुल्हाड़ा लेके पीछे दौड़ रहे थे, तो उस समय लोकतंत्र बचाओ आंदोलन चला करके पूरी कांग्रेस को और यहाँ की जनता को हम लोग सड़क पर लाए। तो उससे दबाव ये बना कि जो कुछ और विधायक जिनके मन में था कि वो किसी प्रलोभन के जो है वो सरकार कांग्रेस को छोड़ दें, तो उनको अपने कदम वापस लेने पड़े। तो उस दबाव से जो है वो हमारी सरकार बच गई। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि भाई हम 2017 में कांग्रेस को वापस नहीं ला सके सत्ता में। उसमें अब किसकी ज़्यादा गलती है ये तो समय बताएगा, या उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। लेकिन मेरा एक प्रश्न सर आपसे ये है कि 2017 में आप अध्यक्ष थे प्रदेश कांग्रेस के और सत्ता में आपकी सरकार थी, चूक कहाँ हो गई, कहाँ ऐसी गड़बड़ हो गई कि जो पराजय का मुंह देखना पड़ा? देखिए, उसमें तो कई उसके जो हैं कई एलिमेंट होते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि तब चाहे मुझसे समझिए, तब चाहे जो उस समय सरकार थी, भाई हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन इंदिरा हृदय जी उसमें नंबर 2 पर थी मंत्रिमंडल में। आज जो हमारे यशस्वी अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह जी, वो होम मिनिस्टर थे, वो नंबर 3 पर थे। मेरे विचार से 2-3 चीज़ों में हमसे, एक तो जो संसाधनों के हिसाब से भाजपा के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, एक बात तो ये थी। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा कि मेरे ख्याल से अगर जैसे हमारी सरकार बची थी, अगर हम लोग उसी समय चुनाव में चले जाते तो जितनी सीटें आज भाजपा की उतनी कांग्रेस की होती। लेकिन उससे हमसे कुछ गलतियां होती गई, या तो हम जो हैं मेरे विचार से संगठन को उस तरह से विश्वास में नहीं ले पाए कि जिस संगठन ने इतनी बड़ी बात की है कि अपनी सरकार को बचाया है, उसको उन कार्यकर्ताओं को जो सम्मान मिलना चाहिए था। दूसरा, उस समय बहुत से जो निर्णय थे, जैसे एक निर्णय उस समय सरकार की तरफ से किन परिस्थितियों में हो गया, जो जुम्मे की नमाज का था कि उसकी छुट्टी करेंगे, उससे भी हमको काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। सबसे बड़ा नुकसान हुआ जो अंतिम उसमें जो है राज्यसभा वाला जो निर्णय हुआ, मेरे ख्याल से उसने कांग्रेस को बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया। उसमें लोगों की भावना ये बन गई थी कि भाई हमारे अध्यक्ष को ये मौका मिलना चाहिए, सारे विधायकों की, जनता की। और उस समय पता नहीं किन परिस्थितियों में ये निर्णय हो गया, जो निर्णय हुआ उससे क्या हो गया कि एक तो जो है वो गढ़वाल, कुमाऊं, फिर जातिवाद पर बात आ गई। और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो एक बहुत ही उत्साहित हमारा संगठन था, कांग्रेस कार्यकर्ता था, मेरे ख्याल से उसी दिन वो घर में बैठ गया। तो उसका मनोबल घट नहीं गया, वो टूट गया। जैसे आप ये समझिए कि जैसे दूध उबलता है और आप उसमें एक बूंद अगर पानी का डाल दें तो वो बैठ जाता है। तो उसने, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो उस समय, और क्योंकि चुनाव होने वाले थे, तो उस निर्णय ने मुझे लगता है कि बड़ा वो नुकसान पहुंचाया हमारी पार्टी को।
पर जैसे आप इतने पुराने कांग्रेसमैन रहे, लॉयलिस्ट रहे गांधी परिवार के भी, और आपने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के भी लिए भी काम किया, तो आप जैसी आवाज़ को संसद पहुंचने से रोका क्यों गया? क्या ऐसी स्थितियां बन गई जो आप जैसे कुशल नेता को रोका गया? देखिए, अब इसका इसका जवाब तो खैर मैं मुझे देना भी नहीं चाहिए, और मैं जो है इसका जवाब अगर हरीश रावत जी दे सकते हैं, या उस समय जिन लोगों ने निर्णय लिया केंद्रीय नेतृत्व में, अंबिका सोनी जी महामंत्री थी, संजय कपूर साहब जो हैं उसमें हमारे सह प्रभारी थे, वो लोग इसका जवाब दे सकते हैं। मैं अगर कुछ कहूँगा तो वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा। और कई बार होते ही हैं, ऐतिहासिक गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन उस गलतियों से हमको सबक लेना चाहिए। एक और प्रश्न मेरे हृदय में आता है कि टिहरी की जनता ने आपको बहुत प्यार दिया और आपको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, पूरा प्रेम दिया, अपने पुत्र की भांति प्रेम दिया। तो आपने सहसपुर सीट क्यों चुनी? क्या ये एक राजनीतिक पॉलिटिकल स्टंट आपके साथ खेला गया, ये एक चूक थी, आपकी चॉइस गलत हो गई, या आप किसी ट्रैप में फंस गए? नहीं, मैं तो देखिए, मैं आभारी हूँ टिहरी के मतदाता का, कि उसने पहली बार जो है जब 2002 में मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैंने उसमें अपनी तरफ से यथाशक्ति यथाभक्ति जो है मैंने सेवा करने की कोशिश की, और मैं अपनी सरकार से भी लगा। उस समय मैं मंत्री रहते हुए मैंने वहाँ के बांध विस्थापितों के पक्ष में महापंचायतें की कि इनका समाधान होना चाहिए। जब सरकारें नहीं मानी तो मैं मंत्री होते हुए मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गया, यहाँ तक कि विधानसभा से इस्तीफा दिया। और ये मेरा सौभाग्य है, अगर भाई उन्होंने आशीर्वाद दिया। आज टिहरी का कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ सड़क नहीं है। पहले मेरे ख्याल से खाली 2-3 मुख्य सड़कें थी। पीने की पानी की समस्या होती है, तो उस समय मैंने नारायण दत्त जी के तिवारी जी के हाथ से जो है 2 बड़ी जो है वो पेयजल योजनाएं, पंपिंग योजनाएं, कोश्यार ताल और जो है सारजुला वाली पंपिंग योजनाएं, और नई टिहरी की जो पीने की पानी की समस्याएं थी। हैंडपम्प तो मेरे ख्याल से पता नहीं कितने लगाए होंगे, क्योंकि उस समय परेशानी थी। लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो मुख्यतः जो शिक्षा का क्षेत्र है, जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, उसमें ज़रूर थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में एक कमी रह गई, कि हम वहाँ पर कोई अच्छा सा जो है 10+2 का कोई विद्यालय नहीं स्थापित कर पाए। जबकि मैंने दिल्ली DPS, क्योंकि सलमान साहब मेरे पुराने साथी और मित्र थे, तो उनसे मैंने कहा था, तो वो तैयार भी हो गए थे। लेकिन उसमें THDC ने जो है उसमें कुछ अड़ंगा अटका दिया और उन्होंने नहीं होने दिया वो काम। तो एक वो काम रह गया। और एक जब सोनिया जी 2012 में मेरे चुनाव में आई थी, तो उन्होंने पहली बार घोषणा की, नहीं तो कभी घोषणा नहीं करती हैं, कि भाई आप इनको जितवाइए और मैं सबसे अच्छा अस्पताल और मेडिकल कॉलेज यहाँ दूंगी। लेकिन हो सकता है कि हमारे भाग्य में और टिहरी के लोगों के भाग्य में वो न रहा हो, और मैं बहुत कम वोटों से जो है 377 वोट से मैं हारा नहीं, मतलब एक षड्यंत्र के तहत जो है वो हरवा दिया गया। उसकी अगर दोबारा जांच हो, उसमें हमारे बड़े नेता भी शामिल थे। मुझे लगता था कि उनको ये लगता था कि भाई किशोर उपाध्याय हो सकता है हमारे लिए थ्रेट हो, और उसमें एक नेता तो हमारी पार्टी में है भी नहीं, अब वो तो चले गए हैं। तो हो सकता है कि उस समय षड्यंत्र के तहत जो है, और मैं तो ईश्वरवादी हूँ, हो सकता है ईश्वर को ये मंजूर हो कि भाई मुझे विधानसभा इस समय नहीं जाना चाहिए। सहसपुर भी मेरा निर्णय नहीं था, बल्कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। अब इसका जवाब भी जो है, क्योंकि ये जो चुनाव लड़वाने का निर्णय है वो जो है हमारी केंद्रीय चुनाव समिति लेती है, और उसमें उन्होंने सब विचार करके, क्योंकि जब इस पर विचार हो रहा था तो मैं उठ करके बाहर आ गया CEC से कि भाई आप विचार कर लीजिए। और CEC ने निर्णय लिया कि चुनाव लड़ने का भी, और कौन सी विधानसभा से लड़ना है उसका भी। और हो सकता है उसके पीछे क्या कारण रहे हों, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वहाँ पर हमारे जो रिबेल कैंडिडेट लड़े, अगर वो नहीं लगते तो मेरे विचार से वहाँ हम हारते नहीं। अब उसके पीछे क्या षड्यंत्र रहा होगा ये मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो
आंदोलन की बात है, जो वनाधिकार आंदोलन है। वनाधिकार आंदोलन हम लोगों को, हमने बड़ी भारी गलती की। आप अगर देखेंगे जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जिसको कहते हैं, उस पर जब विचार विमर्श हुआ, डिलिबरेशंस हुए, उसमें ये है कि जो दलित वर्ग है, अरण्यजन है, गिरिजन है, जंगल में रहने वाले लोग या पहाड़ों पर रहने वाले लोग, वो हमारे दलित वर्ग की तरह कमज़ोर हैं, क्योंकि उस समय ओबीसी का मसला नहीं था, शेड्यूल ट्राइब का था। और उस समय जिन लोगों ने अपनी बात रखी उनको न्याय मिला। तो जैसे हम झूम की खेती करते थे, आपने जंगलों पर कब्जा कर लिया, हम झूम की खेती नहीं कर सकते, हम पशुचारण करते थे, हम अपना खाना जो है जंगल की लकड़ी से बनाते थे, हमारा व्यवसाय था जैसे खैर की लकड़ी है, अब आपने उससे हम अपना हल बनाते थे, ठीक है। तो उसको पर आपने कब्जा करके वो पान मसाले वालों को दे दिया, वो पान कत्था बनाते हैं, उसमें हमारा व्यवसाय आपने छीन लिया। जैसे बांस से हमारे लोग चटाई बनाते थे, तो आपने उस पर रोक लगा दी। तो जो वो सारी चीज़ें थी, जब हमने जंगल पर हमारा जो हक था, पुश्तैनी हकूक़ और अधिकार थे, उनको आपने ख़त्म कर लिया। इसी तरह से पानी वहाँ फ्री है, मेरा पानी है वो तो दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ हनुमान जी की पूंछ की तरह लंबे लंबे बिल भेज दे रहे हो। तो यहाँ बिजली पानी निःशुल्क होना चाहिए। उसी तरह से अगर हम मकान बनाते हैं या पशुशाला बनाते हैं, तो उसके लिए जो पहले व्यवस्था थी कि हमको लकड़ी, बजरी, पत्थर ये निःशुल्क मिलता था, वो निःशुल्क मिलना चाहिए। अब उसमें यहाँ जो है वो बजरी माफिया और रेत माफिया हो गए हैं, वन माफिया हो गए हैं, वो अरबपति बन रहे हैं। तो हमारी ये मांगे हैं कि भाई हमको वो निःशुल्क मिलना चाहिए एक यूनिट बनाने के लिए। अब हमारी जो है जड़ी बूटियाँ, जिस पर कि हमारे लोग अपना सब थोड़ा बहुत काम धंधा चलाते थे, वो आपने छीन ली। उसमें रामदेव जी अरबपति हो रहे हैं, हिमालय वाले खरबपति हो रहे हैं, इस तरह के कई लोग हैं जो कि उसका लाभ उठा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ का नौजवान अगर 2 ग्राम उसकी जेब में कोई जड़ी बूटी मिल गई तो आप उसको जेल भेज दे रहे हैं। आपके लिए हम जंगल बचाने का काम कर रहे हैं, पानी बचाने का काम कर रहे हैं। हमारा किसान है, उसकी फसल को जो है, पहले हम तो सारा कभी बाहर जाते ही नहीं थे नौकरी करना, गाली मानी जाती थी। हम जो है उसको जो है ऊपर तो बंदर सब साफ कर दे रहे हैं, नीचे सुअर साफ कर दे रहा है। अब आपकी वजह से हो रहा है ना, आपने जंगलों पर जो कब्जा कर लिया, तो आप उसको मुआवजा तो दीजिए, कम से कम 5,000 रुपये। अगर फसल नष्ट होती है तो एक नाली का 5,000 रुपये तो मिलना चाहिए उस किसान को। आप शिक्षा का हालत देख लीजिए, स्वास्थ्य तो कहीं है ही नहीं जो है उत्तराखंड में, पर्वतीय क्षेत्र में। यहाँ देहरादून में नहीं है, और दूर की तो बात करिए, लोगों को भागना पड़ रहा है। बल्कि अभी एम्स जो यहाँ बना है उस तरह से आपने वहाँ पूरी सुविधाएं दी नहीं हैं। तो जो शिक्षा और स्वास्थ्य है, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो जहाँ तक पढ़ना चाहिए वो निःशुल्क होना चाहिए। और उसके साथ साथ में भगवान न करे अगर कोई बीमार हो और गंभीर बीमारी भी हो तो उसका निःशुल्क इलाज होना चाहिए। अब चकबंदी जो है अब तक नहीं कर पाए हैं, 20 साल हो गया। भाई आप कहते हैं कि भाई हम उत्तराखंड के गाँवों को पुनः बसाने का काम करेंगे, जो उजड़ गए हैं कैसे बसा लोगे जब तक आप चकबंदी नहीं करोगे। तो ये सारी जो है ये वनाधिकार आंदोलन के मुद्दे हैं। आपका कहने का अर्थ है कि ये उत्तराखंडियों का मूलभूत अधिकार है, ये उनसे ना छीना जाए। ये तो मूलभूत से भी बड़ा है। ये तो हमारे जब से हमारे जिनको हम पूर्वज कहते हैं, पितृदेवता कहते हैं, ये उनकी सजोई हुई पूंजी है। तो जो वनाधिकार कानून है, वनाधिकार आंदोलन है, हम वनों पर ये नहीं चाहते कि इनको हमारे कब्जे में दे दो, हम इनको काट लेंगे, इसका शोषण कर लेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो आपने मेरे मकान पर कब्जा कर लिया है, मेरी संपत्ति पर आपने कब्जा कर लिया, उसके बदले भाई आप जरूर करो मानवता के लिए, देश हित के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जो छीन रहे हो उसका कम से कम क्षतिपूर्ति तो दो, कंपनसेशन। वो हमारी मांग है, क्षतिपूर्ति मिले उत्तराखंड वासियों को। लेकिन आपका राजनीतिक कैरियर में आपको उत्तराखंड की जनता ने बहुत प्रेम दिया, गांधी परिवार के आप लॉयलिस्ट रहे, एआईसीसी कांग्रेस कमेटी के लिए आपने अपना जीवन दे दिया और जनता ने भी आपको प्रेम बहुत दिया। लेकिन राजनीतिक ट्रैप में जब जब आप फंसे, जनता ने प्यार दिया, एआईसीसी ने समर्थन दिया, आप निकले।
अब मिशन 2022 में आपका उत्तराखंड के लिए क्या फॉर्मूला है ऐसा जिससे कांग्रेस की विजय पताका 2022 में लहराए? आपके पास क्या फॉर्मूला है? नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस जो है ना फिनिक्स की तरह है। लोगों ने उसको मिटाने की बड़ी कोशिश की लेकिन वो मिटी नहीं। और मैं किसी भी राजनीतिक दल को कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं मानता हूँ। कांग्रेस के लिए कांग्रेसी चुनौती है। आप उसके इतिहास में जाएंगे, जब जब कांग्रेस के विभाजन हुए, आज से नहीं हुई, गांधी जी से पहले भी और गांधी जी के बाद भी, एक नरम दल बना, गरम दल बना। उसके अलावा जो है सुभाष चंद्र बोस जी का आपको पता है। फिर जो है वो 69 में और नेहरू जी के वक्त में भी लोहिया जी वगैरह सब ये तो कांग्रेस में ही थे, सोशलिस्ट थे उस समय भी और उसके बाद भी। तो कांग्रेस को नुकसान मतलब कांग्रेस ने ही किया है। यहाँ भी कांग्रेस को नुकसान कांग्रेस ने किया, क्योंकि जिनको कांग्रेस ने सब कुछ दे दिया था वो पार्टी छोड़ करके चले गए। इस समय भी क्योंकि मैंने इस जो कोविड-19 का जो दौर है, क्योंकि और कोई काम तो था नहीं, आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम मेरे भी प्रधानमंत्री हैं भाई। उन्होंने इतना 23 तारीख को डरा दिया कि बाहर जाने में लोगों को तो जो है वो सिट्टी पिट्टी गुम हो रही थी, तो हम भी घर में रहे भाई, जीवन सबको प्यारा होता है। तो मैंने लगभग 5,000 अपने कांग्रेस के परिवार के सदस्यों से बातचीत की। तो उन सब का कहना ये था कि भाई अगर हम एकजुट हो जाएं, हरीश रावत जी, इंदिरा हृदय जी, प्रीतम सिंह जी और मैं तो नाची जो है वो तो भाई बड़े पदों पर है, मैं तो खाली हूँ, तो जो है वो कांग्रेस कोई कमज़ोर नहीं है। और मैंने उसमें इनिशिएटिव भी लिया। मैंने इंदिरा जी से बात की, हरीश रावत जी से बात की, अध्यक्ष जी से बात की, और हमने उसमें जो हमारी मीटिंगें हुई इसमें हम लोग एक साथ बैठे भी। अगर किसी के मन में कुछ है, मतभेद अगर हैं, होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए, तो उसकी भी कोशिश की। लेकिन जब तक आप एजेंडा नहीं देंगे तब तक मेरे विचार से कोई भी अब जो नई नौजवान जो पीढ़ी है, और विशेषकर अब 2000 में जो बच्चा पैदा हुआ, वो अब जो है वो वोटर है। क्योंकि अब मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों ने क्या त्याग किया, क्या तपस्या की, क्या स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका रही। अब तो ऐसी पीढ़ी भी पैदा हो गई जो उनको जो है अब शब्द कहने का काम करती है। तो इस समय क्योंकि इंस्टेंट का ज़माना है, और जो मेरे वनाधिकार के मुद्दे हैं आंदोलन के, वो मुझे लगता है कि अगले 2022 के चुनाव में ये कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये कुमाऊनी है, ये गढ़वाली है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये दलित है, ये अल्पसंख्यक है, ये नॉन प्रोडक्टिव मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर अगर चुनाव होगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि ये मुद्दे 22 के चुनाव के मुद्दे बने, मतदाता अपने जो उम्मीदवार जिस भी पार्टी का जा रहा है उससे पूछे कि भाई ये बताओ तुम जीत करके कितने दिन में जीतने के बाद मेरा जो निःशुल्क जो मेरी क्षतिपूर्ति कॉम्पनसेशन बनता है, ये बताओ कि मेरे बच्चों को तुम केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण देने का आदेश कितने दिन में करवा दोगे, या मेरा जो निःशुल्क गैस सिलेंडर है वो कितने दिन में कर दोगे, या मेरा जो बिजली का बिल आ रहा है ये मुझे बिजली का बिल ना आए, ये कब तक तुम कर दोगे। तो अगर हम इन मुद्दों को अगले चुनाव का मुद्दा बनाएंगे तो मुझे लगता है कि एक सकारात्मक कदम होगा। इससे यहाँ के निवासियों का तो फायदा होगा ही, मतलब पूरे देश का भी फायदा होगा। और जैसे आपने कहा कि हक की बात हो और ये चुनाव पॉजिटिव मुद्दों पे लड़ा जाए, नकारात्मक मुद्दों पे नहीं 2022 का, तो आपका उत्तराखंड की जनता को, ये मेरा अंतिम प्रश्न है, क्या संदेश है? देखिए, मैं संदेश तो जो बड़े लोग होते हैं, और अब तो शायद वो फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं जहां गांधी जी जैसे लोग पैदा होते थे, या जवाहरलाल जी जैसे, इंदिरा जी जैसे, राजीव जी जैसे, जिनका कि एक शब्द का बड़ा वो होता था। मैं तो निवेदन कर सकता हूँ पूरे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि जितने भी लोग जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, या मध्य हिमालयी लोग हैं। जब हमने हिमालय बचाओ आंदोलन भी चलाया
तो उनसे ये कहना चाहता हूँ और सरकारों से भी कि भाई अपने हक के लिए पहले लड़ना सीखो। आप अपने अधिकारों की अगर खुद रक्षा नहीं करेंगे तो आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कोई आएगा नहीं। और जब हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आज हम जो है बहुत परेशानी में हैं, उत्तराखंड के लोग और विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र के लोग। तो अपने जो आपके अधिकार हैं उनको लेने के लिए खड़े होइए, और अगर आप खड़े होंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे, तो आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका भविष्य सुधरेगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपनी बात बेबाकी से रखी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार।